नमस्ते छात्रों। यह हमारा 5वां वीडियो है, भाग 5। पहले 4 भागों में हमने हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा इसका अध्ययन किया। अभी इस वीडियो में हम हिंदी भाषा की शब्दावली, हिंदी की शब्दावली। अभी यहाँ पर शब्दावली से तात्पर्य है हिंदी की अपनी शब्द संपदा। अभी यह बात बताना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि किसी भी भाषा में शब्दों का स्थान बहुत बड़ा होता है। कोई भी भाषा अपना उच्च स्थान तभी प्राप्त करती है जब उसमें उसकी अपनी शब्द संपदा ऊंची हो, बड़े पैमाने पर हो। वही भाषा साहित्यिक बन पाती है जिस भाषा में शब्द संपदा अधिक हो। वही भाषा विकसित होती है जिसमें शब्द ज़्यादा हो। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भाषा दूसरी भाषाओं के शब्द बिल्कुल अनायास, आसानी से अपनी भाषा में वह स्वीकृत कर सकती है, वही भाषा उन्नत होती है, उसी भाषा का विकास होता है। तो ये सारे गुण हिंदी भाषा में हमें दिखाई देते हैं। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। कई सारी भाषाएं यहाँ पर उत्पन्न हुई, जैसे कि संस्कृत यहाँ की मूल भाषा है, और संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, फिर मुगलों के कालखंड में जो कौन सी भाषाएं थी उस समय मुगलों के कालखंड में, अरबी, पारसी। उसके पहले भी तुर्की भाषा का प्रभाव यहाँ पर था, और उसके बाद अंग्रेज़ लोग आए तो अंग्रेज़ी भाषा का भी प्रभाव हिंदी पर दिखाई देता है। कई सारे अंग्रेज़ी शब्द हम आसानी से हिंदी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो अपना एक गुण है हिंदी भाषा का कि कई सारे अन्य भाषाओं के शब्द वो आसानी से अपने अंदर समा लेती है, और पता ही नहीं चलता है कि भाई यह शब्द किसी अलग भाषा का है। बिल्कुल व्याकरणिक ढंग से वह आराम से वह शब्द वहाँ पर बैठ जाता है, और उसका अर्थ भी वही प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ पर ये जो हिंदी भाषा का गुण है या फिर उसकी विशेषता है, वह यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको देना चाहूँगा। अपनी किताब में भी वो उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि नदी का पानी बहता है, और नदी जब बहती है तो उसको कई सारी उसकी ऊपर नदियाँ आकर मिलती है, और जब ऊपर नदी उसमें आकर मिल जाती है तो उसका अपना क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। उसमें पानी की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन वह दूसरी नदी का पानी वो अपने अंदर इस प्रकार समाहित कर लेती है कि हम बाद में तय नहीं कर पाएंगे कि मूल नदी का पानी कौन सा है और बाद में आने वाला पानी कौन सा है। उसी प्रकार हिंदी में भी या फिर भाषा में भी होना अत्यंत आवश्यक है कि कई सारे शब्द वो अपने अंदर इस प्रकार वो समाहित कर लेती है कि बाद में यह ढूंढना एक काम हो जाता है कि भाई यह शब्द किस भाषा से आया है। आज हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं।
भाषा जैसे जैसे विकसित हो जाती है वैसे वैसे अन्य भाषाओं के शब्द वो अपने अंदर ले लेती है, उसमें घुल मिल जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत या व्यवहार करता है, अतः मिश्रित होते जाना भाषा का स्वभाव बन जाता है। जिस भाषा में मिश्रण की प्रक्रिया तेजी से हो जाती है वही भाषा उन्नत होती है, अधिक अधिक शक्तिशाली बन जाती है। इस अर्थ में हिंदी एक शक्तिशाली भाषा है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि दुनिया में चीनी भाषा के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हिंदी के ही हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि इतने सारे शब्द हिंदी में कैसे आए, हिंदी भाषा कैसे इतनी प्रतिभाशाली हुई, इसका हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत में हम जिस जिस मार्ग से शब्द आए, तो भारतीय आर्य भाषाओं का शब्द समूह जो हिंदी में किस प्रकार सम्मिलित हुआ, इसमें शुरुआत हम तद्भव से करते हैं। तद्भव का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जो मूल संस्कृत के थे, ऐसे शब्द जो मूल संस्कृत के थे लेकिन वह हिंदी में जब आए तब उसने अपना मूल रूप बदल दिया है। यानी कि हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मूल संस्कृत के शब्द जब अपना रूप बदलकर हिंदी में आते हैं तो वह तद्भव शब्द बन जाते हैं। प्राचीन आर्य भाषाओं से मध्यकालीन भाषाओं में होते हुए जो शब्द चले आ रहे उनको तद्भव कहते हैं। ये संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। यह कतई ऐसा नियम नहीं है कि भाई संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आता है तो ही वह तद्भव है, ऐसा नहीं। अन्य भाषाओं के भी शब्द अगर अपना रूप बदलकर हिंदी में आ जाए तो भी वह तद्भव है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। और कई सारे शब्द मूलतः संस्कृत उद्भव हैं, कई सारे साहित्यकारों ने भी इन्हें अपनाया है। यूँ तो संस्कृत शब्द अपना रूप बदलकर जब हिंदी में आता है तो वो बदला हुआ रूप मुख्य अनायास या फिर हमेशा कई बार गंवारू होता है, और इसे अपनाना स्वीकार करना साहित्यिक विद्वान ज्ञानी पंडित इनको पसंद नहीं होता है। वे अपने मूल संस्कृत के ही शब्दों को अपनाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार ये जो ऐसे जिन्हें हम गंवारू शब्द भी कहते हैं, तो ऐसे कौन से शब्द हैं, और उसके लिए और एक शब्द अपनी किताब में दिया हुआ है। उन शब्दों को विकृत शब्द भी कह सकते हैं, या मूल शब्दों का यह विकृत रूप होता है और विकृत रूप को ही तद्भव कहा जाता है। अभी कई सारे उदाहरण भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि कृष्ण से कान्हा, यानी कि संस्कृत शब्द कृष्ण था जो यहाँ पर कान्हा हो गया, कन्हैया भी हो गया। जैसे अग्नि शब्द, अग्नि उसका जब हिंदी में आया तो वह आग बन गया। तो ऐसे कई सारे शब्द है। गृह शब्द है, गृह, तो ये गृह शब्द भी जब हिंदी में आया तो वह घर बन गया। तो ऐसे कई सारे शब्द है जो संस्कृत से हिंदी में आए और आते समय उन्होंने अपना रूप बदल दिया। कई बार यह जो रूप है यह देहाती लोगों ने या फिर ज़मीन से जुड़े लोगों ने बदल दिया, इसलिए इन्हें उन शब्दों को गंवारू शब्द भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने तद्भव किसे कहते हैं वो देखा। अभी बिल्कुल इसके विपरीत उल्टा, विलोम, वह तत्सम। तत्सम में क्या होता है,
कि संस्कृत के ही शब्द, मूल संस्कृत के ही शब्द जो अपना बिना रूप बदले ही संस्कृत हिंदी में आए, जिन्होंने अपना रूप कतई नहीं बदला, वो उसी प्रकार हिंदी ने अपना लिए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इन शब्दों का साहित्यिक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं और फिर वह बोलचाल में भी आसानी से घुल मिल गए, और ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ तत्सम शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि राजा, देव, देवी, सत्य, पुत्र, विज्ञान, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए और वह बिना रूप बदले आए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पहले तद्भव और उसके बाद तत्सम। अभी हम देशी या देशज शब्द, देशी या देशज का मतलब जो न संस्कृत के हैं और न ही अपना रूप बदल कर हिंदी में आए, जो मूलतः इस मिट्टी से ही उपजे हैं, जिन्हें हम देहाती भी कह सकते हैं। ऐसे शब्दों को देशज या देशी कहते हैं। मूल ऐसे बहुत सारे शब्द जो बोलचाल की भाषा में गाँव में इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पर इस बात का पता नहीं चलता कि भाई इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हर शब्द का अपना इतिहास होता है, हाँ, उसके उत्पत्ति का कारण होता है, लेकिन यहाँ पर हम तय नहीं कर पाएंगे कि यह जो शब्द है यह कैसे उत्पन्न हुआ, इसका मूल शब्द क्या होगा। तो ऐसे शब्दों को हम देशी या देशज कहते हैं, जैसे कि आटा, भूसा, झगड़ा, हाँ, धब्बा, ऐसे कई सारे शब्द है। और भी कई सारे यहाँ पर जो आदिवासी इलाके में यहाँ पे जनजातियों में हमें दिखाई देते हैं, जिसमें कपास, बाजरा आदि कई सारे शब्द हैं। और कुछ शब्द जो है वह ध्वनि के अनुसार आ गए, कि ध्वनि के अनुकरण पर आधारित है, जैसे कि खुसुर फुसुर, खचाखच, छनछनाहट, गड़बड़ आदि कई सारे शब्द हिंदी में आ गए हैं, जो अपने ही हैं, मिट्टी से ही उपजे, यहीं पर है, कहीं दूसरी जगह से नहीं है, वह हिंदी में आ गए, हिंदी में निर्माण हुए। तो यहाँ पर हमने तद्भव, तत्सम, देशी, और उसके बाद देखेंगे संकर शब्द। संकर से क्या तात्पर्य है, संकर यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि दो शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है, लेकिन वहाँ पर एक शब्द अलग भाषा का है, दूसरा शब्द अलग भाषा का है, और यहाँ पर जुड़ जाने के बाद कोई तीसरा ही उसका अर्थ निकलता है। जैसे कि चोर दरवाजा एक शब्द है। अभी चोर दरवाजा का मतलब तो अलग होता है, चोर शब्द का मतलब अलग है, दरवाजा शब्द का मतलब अलग है, लेकिन दोनों शब्द, और चोर शब्द फारसी है, दरवाजा शब्द हिंदी है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द एकत्रित होकर हिंदी में आए हैं, और उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि अजायब घर, अजायब घर में क्या होता है, अजायब ये जो शब्द ये अरबी है और घर शब्द हिंदी है। और एक ऐसा मैं शब्द उदाहरण दूंगा आपको, आसान शब्द है रेलगाड़ी। रेल शब्द अंग्रेजी है, गाड़ी शब्द हिंदी है, बन गया रेलगाड़ी। तो यहाँ पर दोनों के अर्थ अलग, उनकी भाषाओं में अलग अलग होते हैं, लेकिन इकट्ठा होने के बाद उससे अलग अर्थ हो जाता है, तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। और इसके बाद देखेंगे अन्य आर्य भाषाओं के शब्द। भारत में जो अन्य आर्य भाषाएं थी उससे भी कई सारे, उनमें से भी कई सारे शब्द हिंदी में बिल्कुल अनायास आ गए। बहुत बड़ी संख्या तादाद है इनकी भी, जैसे कि मराठी से कई सारे शब्द आए, बंगला से कई सारे शब्द आए, हिंदी से जैसा कि श्रीखंड,
बिंदास, बांग्ला से उपन्यास, संदेश, ऐसे कई सारे शब्द हिंदी में आए। और यह अन्य आर्य भाषाओं के शब्द है, वो भी आर्य ही भाषा है, मराठी है, बांग्ला है, लेकिन वो भी सारे ऐसे बहुत सारे शब्द इनसे भी हिंदी में आए। और इन सारे शब्दों को हिंदी ने अपने अंदर समाहित कर लिया। और इनमें से कई सारे शब्द इस प्रकार वो घुल मिल गए हैं कि आज कई शब्दों के बारे में यह ढूंढना कठिन हो गया है कि भाई इस शब्द यह हिंदी का है या नहीं है। ऐसे कि उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहूँगा, उपन्यास शब्द है। अभी उपन्यास शब्द मूलतः बांग्ला शब्द है, लेकिन हिंदी में उसके लिए पर्यायी दूसरा कोई शब्द ही नहीं है, तो उपन्यासी शब्द हमेशा लिखा जाता है। और अब यह शब्द उपन्यास शब्द बहुत क्या कह सकते हैं जिससे कि विद्वान पंडित लोग भी उपन्यास शब्द का इस्तेमाल करना एक गर्व का अनुभव करते हैं हिंदी में भी। तो ऐसे शब्द जो अन्य आर्य भाषाओं के थे वो भी हमने आसानी से अपना लिए। और भी अन्य तरीके से शब्द हिंदी में आए, जैसे कि जो भारतीय द्रविड़ भाषाएं थी, जिनमें खासकर कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मलयालम, तो ये सारी द्रविड़ भाषाएं थी। और ऐसे द्रविड़ भाषाओं से भी कई सारे शब्द हिंदी में आए, और उनको भी हिंदी ने अपने अंदर समाहित कर लिया। जैसे कि इडली, डोसा, सांबर, तो ऐसे शब्द वहाँ पर हमें दिखाई देते। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जो द्रविड़ भाषा से हिंदी में आ गए, और इन शब्दों की सहायता से हिंदी ने अपनी शब्द संपदा बढ़ा दी। ये तो हो गए जैसे कि तद्भव, तत्सम, उसके बाद देशी या देशज, संकर, और उसके बाद अन्य आर्य भाषाओं के शब्द और भारतीय द्रविड़ भाषाओं से आए शब्द। अभी विदेशी भाषाओं के शब्द, कई सारे विदेशी भाषाओं के भी शब्द हिंदी में आ गए। ऐसे कि थोड़ा भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है, और कई सारे विदेशी लोगों ने अपने ऊपर कई बार आक्रमण किए, और खाली आक्रमण ही नहीं किए, उन्होंने यहाँ आकर अपना राजकाज किया। तो उनकी वजह से कई सारे उनके शब्द भी यहाँ पर आ गए, जिनमें अरबी, तुर्की, ईरानी, पठान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुगल तथा अंग्रेज, ऐसे कई सारे लोग आए। उन्होंने जब आए तो ये सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे लोग व्यापार के उद्देश्य से आए, लेकिन फिर यहीं पर बस गए, यहीं पर उन्हें राजकाज भी किया। तो इस कालखंड में उस भाषा का प्रभाव भारतीय भाषा पर होना अनिवार्य था, और वैसा हुआ भी। हिंदी में इन सारी भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा ने अपना लिए। यह दूसरों के अंदर घुल मिल जाना, यह जैसे हिंदी की प्रवृत्ति है, वैसी अपनी भारतीय संस्कृति भी यही हमें सिखाती है, जो इस भाषा के द्वारा भी हमें एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाना, यह बात सीखने के लिए मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ईस्वी सन 1000 के लगभग उसके आसपास फारसी लोगों ने, फारसी भाषी तुर्कों ने हमला किया। फिर उनके बाद पठानों ने हमला किया, उसके बाद मुगलों ने हमला किया। तो परिणामतः अरबी, फारसी और तुर्की भाषा के शब्द हमारे यहाँ, हमारे देश पर
हाँ, बिल्कुल आसानी से घुल मिल गए और आ, उन्होंने उनके शब्दों को हमने अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजी के तो इतने शब्द हिंदी में आ चुके, सबसे ज़्यादा शब्द अंग्रेजी के हिंदी में हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद हम यह देखेंगे कि किसी भी बात की किसी भी बात जब कि क्या कि जैसे हम कोई भी बात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो हानिकारक हो जाती है। सच स्वाभाविक रूप से जो विदेशी शब्द हिंदी में घुल मिल गए उनका उपयोग करते रहने में कोई हर्ज नहीं। पर जिन विदेशी शब्दों के देशी पर्याय उपलब्ध हैं उनको छोड़कर जानबूझकर अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करने की मानसिकता आज हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है और ये बहुत गलत है। यानी कि ये बात बार बार होती है कि कुछ लोग तो अपने आप को अंग्रेजी नहीं आती फिर भी अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं और जब हम लोग अंग्रेजी सुनते तो भी हमारा ध्यान उसे उसका वो जो कह रहा है उसका आनंद लुटने के बजाय उसे समझाने में ज़्यादा जुट जाता है। तो यह गलत है। वैसे हिंदी ने कई सारे शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लिया है और यहाँ पर हम ऐसे किस किस भाषा से शब्द आए उसके बारे में जानकारी लेंगे। यूँ तो कह सकते हैं कि आज हिंदी में लगभग 1.5 लाख के आसपास शब्द हैं। कुछ शब्द अरबी से आए जिसमें अल्लाह, इमाम, इमारत, आशिक, ऐसे कई सारे शब्द हैं। फारसी में भी अंजाम, आबाद, हाँ, बरामदा, बेकार, ये फारसी शब्द है। तुर्की शब्द में आका, मेरे आका। उसके बाद हम ईरानी शब्दों को लेंगे, तीर। उसके बाद पुश्तो जिसमें पठान, रोहिला आदि शब्द आते। कुछ जापानी भाषा से भी शब्द आ गए हिंदी में जैसे कि कराटे। चीनी भाषा से भी कुछ शब्द आए जैसे कि कीचक। पुर्तगाली से भी कई सारे शब्द हिंदी में समाहित हो गए जैसे कि तमाकू। फ्रेंच से कई सारे शब्द आए जैसे कि कारतूस। डच से भी कुछ शब्द आए जैसे कि बम। उसके बाद रूस भाषा से भी कई शब्द आए। अंग्रेजी के तो बहुत सारे आ गए। तो यहाँ पर हमने हिंदी में किस किस भाषा से शब्द आए और किस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा पड़ी, इसके बारे में जानकारी ली। मैं कुछ और शब्द संपदा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि एक जो सवाल है, सवाल की दृष्टि से अगर देखें तो कौन सी भाषा श्रेष्ठ है, तो जिस भाषा का अपना शब्द भंडार विशाल है वही भाषा शब्द है। हाँ, उसके बाद हिंदी में किस भाषा से शब्द अधिक आए हैं, तो फारसी भाषा से हिंदी में अधिक शब्द आए हैं। उसके बाद मैं कुछ और बातें आपको यहाँ पर बताना आवश्यक मानता हूँ जिसमें आज हिंदी में लगभग 1.5 लाख के आसपास शब्द है और उसमें और 1 लाख बढ़ने की संभावना है। यह सारी बातें देखने के बाद हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हिंदी एक श्रेष्ठ भाषा बनने योग्य है और वह उसकी ओर जा रही है।
विज्ञान तंत्रज्ञान से लग के साथ साथ बाकी सभी क्षेत्रों में हमें हिंदी शब्द संपदा दिखाई देती है। और यहाँ पर हमने हिंदी किस प्रकार एक विकसित भाषा बनी इसके बारे में जानकारी ली, उसकी शब्द संपदा कैसे बढ़ी उसके बारे में जानकारी ली। आप सभी लोगों ने मेरा ये वीडियो शांति से सुना, उसका आनंद लिया। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।